नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका के अच्छे संकेत और दमदार तिमाही नतीजों से एशियाई बाजारों में बढ़त। निक्केई करीब 1% ऊपर। हांगकांग के बाजारों में भी हो रही है तेजी। एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंक ऊपर 9000 के पास। लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में दिखी रैली। क्रूड में तेजी और जॉब मार्केट के मजबूत आंकड़ों से डाउ 225 पॉइंट उछला। एसएनपी और नैस्डैक भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद। कच्चे तेल में निचले स्तर से हल्की रिकवरी। नाइमेक्स प्रभाव $45 के करीब। ब्रेंट क्रूड $49 पर पहुंचा। ऑफर फॉर सेल के जरिए आज कोल इंडिया में 5% हिस्सा बेचेगी सरकार। फ्लोर प्राइस ₹358 पर शेयर तय। मौजूदा भाव से करीब 5% डिस्काउंट पर आएगा ओएफएस। आईसीआईसीआई बैंक एचसीएल टेक के नतीजे आज। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 15% बढ़ने का अनुमान, लेकिन 5% गिर सकता है एचसीएल टेक का मुनाफा। टेक महिंद्रा के नतीजों पर भी होगी नजर। एनटीपीसी का मुनाफा 6.5% बढ़ने का अनुमान, लेकिन 8% गिर सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील का मुनाफा आज। डाबर, बर्जर पेंट्स और जीएनएफसी के नतीजों पर भी होगी नजर। एयरटेल एम कॉमर्स पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए देगा अर्जी। कोटक महिंद्रा बैंक का एयरटेल एम कॉमर्स में करीब 20% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान। और एक बार फिर सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। शनिवार रात से घट सकती हैं कीमतें। सरकार 75 पैसे से ₹1 प्रति लीटर तक दाम घटाने की तैयारी में। जहां 10 दिनों से लगातार निफ्टी में तेजी हो रही है और आप देखिए एक्सपायरी भी कल काफी पॉजिटिव नोट पर हुई। पिछली सीरीज में करीब 9.5% तक की रैली हमने दिखाई है और फरवरी सीरीज का पहला कारोबार दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन, लेकिन आज का दिन भी काफी शानदार हो सकता है। इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी साफ तौर पर यही दिखा रहा है कि 9000 के पार आज शुरुआत हो सकती है। और आपको याद होगा कि परसों के सेशन में हम 9000 के आंकड़े से मात्र 15 अंक दूर थे। वो आंकड़ा दरअसल पिछली सीरीज में यानी जनवरी सीरीज में नहीं हो पाया, लेकिन लगता है फरवरी सीरीज में एक अच्छी खासी शुरुआत होगी आज के सत्र में। अमेरिका के बाजारों में भी एक रिबाउंड देखने को मिला है। चलिए और समझते हैं यूरोप के बाजार क्यों मिक्स रहे, इस सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइए किस तरह के क्यूज हैं आज भारतीय बाजारों के लिए? बेहतर संकेत है आज जब इंडियन मार्केट्स के लिए। यूएस में अगर आप देखें तो 2 दिन की जो गिरावट है उसको कल लगाम लगी और 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती लेके कल यूएस के बाजार बंद हुए। डाउ अगर आप देखेंगे 225 पॉइंट के आसपास की गेंस आपको नजर आएंगे, लेकिन एक पॉइंट हमने देखा था करीब 55 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी वहां देखने को मिली थी। तो लोअर लेवल से करीब 280 पॉइंट के आसपास की तेजी लेकर यूएस कल डाउ में हमने क्लोजिंग बनते हुए देखी। पूरा जो इम्पैक्ट था वो दरअसल कच्चे तेल की कीमतों का ही था। बीते सेशन में हमने देखा था एक तेज गिरावट देखने को मिली थी कच्चे तेल की कीमतों में। 6 साल के लोस पर वो पहुंचे थे। कल वहां पे थोड़ी सी स्थिरता, थोड़ा सा उछाल जो है लोअर लेवल से वो देखने को मिला, तो उससे कहीं ना कहीं सहारा मिला। साथ ही साथ एफएमसी बैठक से जो कमेंट्स आए थे जनरल की ओर से, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाजारों ने हॉकी समझा था, लेकिन कल जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उनके कमेंट्स के बाद, उससे कहीं ना कहीं ये जो चिंताएं थी कि दरें जो हैं वो बाजार अनुमान से पहले बढ़ सकती हैं, समय से पहले बढ़ सकती हैं, वो भी कुछ हद तक छटती नजर आई। तो इन दोनों फैक्टर्स के चलते हमने देखा बाजारों में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले। इसके अलावा फोर्ड मोटर्स के नंबर्स थे वो काफी स्ट्रांग निकल के सामने आए। बेरोजगारी दावों में कमी देखने को मिली। 15 साल के लोस के आसपास वो आंकड़ा निकल के सामने आया, तो इससे भी कहीं ना कहीं बाजारों को सहारा मिला, जिसकी वजह से अच्छे खासे गेंस लेके हमने देखा यूएस के बाजार कल बंद हुए और 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती कल वहां पे क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली। जहां तक यूरोपियन मार्केट्स की बात है तो वहां पे मिक्स क्लोजिंग जरूर देखने को मिली। कैक डैक्स में आधे % के आसपास तक के गेंस से। फुटसी में कमजोरी इसलिए देखने को मिली क्योंकि शेल जो कि एक ऑयल जायंट है, उसने अगले 3 सालों में करीब $15 बिलियन के आसपास की जो स्पेंडिंग कट्स है उसका ऐलान किया, जिसकी वजह से शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट थी, जिसकी वजह से फुटसी में आपको प्रेशर नजर आया। वहां पे करीब 1/4% के आसपास की कमजोरी थी, लेकिन बाकी बाजारों में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले, जैसे कि हमने यूएस के बाजारों में आते हुए देखा। और जर्मनी की जो बेरोजगारी दर के आंकड़े आए थे उसमें भी 6.6% के मुकाबले 6.5% का आंकड़ा निकल के सामने आया, तो वो भी कहीं ना कहीं इनकरिंग था, जिसकी वजह से फुटसी और कैक, डेक्स और कैक दोनों में हमने देखा अच्छे खासे गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में भी काफी अच्छे गेंस देखने को मिले, क्योंकि 2 दिन की गिरावट जो यूएस में हो रही थी उसको यहां पे लगाम लगी और कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट का सिलसिला था वो थमाया और लोअर लेवल से वहां रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से अच्छे खासे गेंस के साथ हम देख रहे हैं कि ज्यादातर एशियन मार्केट्स में कारोबार देख रहा है
हैंगसेंग में करीब 150 पॉइंट के आसपास की गेंस है और ऐसे निफ्टी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि आधे % के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत होगी। तो हिस्टोरिकल लेवल्स यानी कि 9000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए आज हेमंत। बिल्कुल, और 9000 का स्तर लगता है आज छू लेगा निफ्टी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए इसी पर और चर्चा करते हैं। दरअसल एफआईआईज ने जिस तरह से भारतीय बाजारों पर भरोसा दिखाया है वो काफी कमेंडेबल है, और आप देखिए कल के सत्र में भी जो आंकड़े निकल कर आए 1724 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है। और आप देखिए इसी के चलते कल भारतीय बाजारों में एक तेजी देखने को मिली। आखिरी में मिनटों में करीब आधे घंटे में हमने देखा एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखी गई, और इसी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स पर कल बंद दिया है। आज का सेशन में क्या रणनीति होनी चाहिए, सिंधी सी आवाज के मार्केट साइट अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, 11वां दिन तेजी का हो सकता है आज जिस तरह से हर रोज देखिए आप हरे निशान में ही बंद हो रहा है निफ्टी। 11 नंबर शुभ भी होता है हेमंत, और होना भी चाहिए। हफ्ते का आखिरी दिन है और अगर एक क्लोजिंग बहुत शानदार मिले 9000 के आसपास है उसके ऊपर, तो उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। लेकिन जहां तक बाजारों का सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस तरह का लिक्विडिटी फ्लो है उसको देखते हुए बाजार बेहद ही स्ट्रांग मोमेंटम में, जो कुछ भी करेक्शन आपको दिख रहे हैं वो इंट्राडे ही दिख रहे हैं और छोटे करेक्शन दिख रहे हैं, यानी कि किसी भी लेवल से आपको निफ्टी पर 1% का करेक्शन भी नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 50-60 पॉइंट का करेक्शन होता है, उसके बाद बाजार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ते हैं, तो वो पॉजिटिव संकेत है। और फरवरी की शुरुआत भी डेफिनेटली मजबूती के नोट पर होती हुई दिख रही है, लेकिन जो रोल ओवर्स हुए हैं और जिस तरह का एक्शन हुआ है वो कुछ हद तक थोड़ी सी सावधानी के भी संकेत देता है। और वो ये कि मेरे ख्याल से पिछली 10-12 सीरीज में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पोजीशन रोल ओवर होती हुई दिख रही है फरवरी की सीरीज में। तो ऐसे में थोड़े से मार्केट हेवी भी है और 9000 का लेवल साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से भी कि जहां पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 9000 के लेवल पर बना हुआ है। तो अब इंटरेस्टिंग ये होगा आज के सेशन में कि आप एक गैप अप ओपनिंग करेंगे 9000 के आसपास, हो सकता है बनते ही नया खुलते आप एक नया रिकॉर्ड हाई भी बनाए। अब 9000 के ऊपर अगर आज क्लोज होने में बाजार कामयाब हो तब तो इसके लिए एक बड़ी अपसाइड की लिमिट फरवरी की सीरीज में खुलती हुई नजर आ रही है। तब आप प्री बजट यहां से भी 300 से 500 पॉइंट की तेजी की उम्मीद और कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना हो तब भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो या बाजार थोड़ा सा यहाँ वक्त बिताने की कोशिश करे, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। फ्लोज अब तक जो दिखे काफी हद तक उसमें इंडेक्स फ्यूचर की शॉर्ट कवरिंग का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, तो फ्रेश खरीदारी और फ्रेश फ्लोज किस तरह के आते हैं वो इस सीरीज से अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। जहां तक सवाल है लेवल्स का, ऐसा लगता है कि बाजार लोअर लेवल पर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 8875, 8900 ये वो रेंज है जिसके नीचे जाने की उम्मीद कम है बाजार के लिए, और वहां पर आप इसको एक स्टॉप लॉस मानकर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो चूंकि अपसाइड के लिए आपके लिए जगह खुलती हुई नजर आ रही है, तो बेहतर ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, और इसी के साथ बाजार में बने रहने में समझदारी है। बिल्कुल, और यही रणनीति ने दरअसल पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बल्कि इस सीरीज में सही साबित भी हुई है। तो किस तरह के लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग होगी, कौन से वो स्तर हैं जहां तक आज निफ्टी जा सकता है, चलिए इस सब पर चर्चा करते हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के डायरेक्टर और सीईओ किरण जाधव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे? आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा है क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी दे रहा है बाजार। कितनी ऊपर खुले तो आप खरीदेंगे और क्या रणनीति बनाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। बेसिकली कल दिन भर सुस्त कारोबार के बाद और नेगेटिव ट्रेड होते हुए लास्ट आधे घंटे में हमने बहुत बड़ी मूव देखी। वो तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के वजह से थी और निफ्टी ऑप्शंस एडजस्टमेंट्स के वजह से थी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज एक वर्ल्ड मार्केट के देखते हुए हम एक बड़े गैप के साथ खुलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि करीबन 8980 के स्पॉट निफ्टी अगर खुलता है तो उधर आपको बिकवाली करनी चाहिए, 9000 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जो गैप है वो बढ़ने के लिए वापस आएगा आज दिन दोपहर तक। तो 8950 से लेके 8930 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, पर हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम साइकोलॉजिकल बैरियर के नजदीक भी आ रहे हैं। और वो कौन से शेयर होंगे जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? 2 स्टॉक्स है। ARSS इंफ्रा एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। स्टॉप लॉस करीबन 47 रखना चाहिए और टारगेट आज के लिए या कल के लिए 2 दिन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5850 तक। दूसरा है अरविंद रेमेडीज, जहां पे एक फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन उसने किया है और वापस एक बार बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 289 का, और 2 दिन के टारगेट्स आप 312 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए किरण। और देश की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी भारती एयरटेल की सब्सिडरी
एयरटेल एम कॉमर्स पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए अर्जी देगी। साथ ही प्रस्तावित पेमेंट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक करीब 20% हिस्सेदारी भी खरीदेगा। फिलहाल एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज यानी AMSL एयरटेल मनी के नाम से मोबाइल मनी सर्विसेज देता है। और इस पर और जानकारी के लिए मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षदा, बताइए, पेमेंट बैंक का मार्केट लगता है आने वाले दिनों में काफी बड़ा होने वाला है, तभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर नजर बनाए हुए रखी हैं। जी हाँ, एयरटेल एक पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुका है और ये साझेदारी में आने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक AMSL जो एयरटेल की एम कॉमर्स आर्म है उसमें 19.9% हिस्सेदारी खरीदेगी। आपको बता दूं, एक फर्स्ट फॉर्मल पार्टनरशिप होगी एक पेमेंट बैंक के लिए किसी मोबाइल कंपनी और एक बैंक के बीच। इनफैक्ट कई दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है वोडाफोन जैसे प्लेयर्स भी जल्द ही इस दौड़ में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक मूव होगा। एयरटेल, आपको याद होगा, एयरटेल मनी के जरिए पैसे भी इस स्पेस में है, लेकिन पेमेंट बैंक इनके लिए और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक ये कहता है कि वो एक नए कस्टमर सेगमेंट को एड्रेस करना चाहेंगे। याद रखिए, पेमेंट बैंक के जरिए RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर देता आया है। मोबाइल कंपनियों का जो कस्टमर बेस है वो काफी फैला हुआ है, खासतौर से रूरल इंडिया में, और उसी को टैप करने की कोशिश में कोटक महिंद्रा बैंक एयरटेल के साथ हाथ मिला रहा है। ऑफ कोर्स RBI के रूल्स कहते हैं कि एट द मोस्ट 30% तक ही हिस्सेदारी ली जा सकती है ऐसी एंटिटी में। कोटक महिंद्रा बैंक शुरुआत कर रहा है 19.9% के स्टेक के साथ। याद रखिए, पेमेंट बैंक का पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकेबल सर्विसेज पहुंचाए। इसमें जो स्पेसिफिक्स कहे गए हैं कि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट की मुहैया कराए जाएंगे, इसके अलावा पेमेंट सर्विसेज दी जाएंगी। खास तौर से जो टारगेट मार्केट है वो माइग्रेंट लेबरर्स का ही है, मजदूरों का है, और जो लो इनकम हाउस होल्ड्स है उनको बैंकेबल एरियाज में पहुंचाना, उन तक बैंक की सेवाएं पहुंचाने का एक जरिया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए जहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है छोटे और लो इनकम हाउस होल्ड्स में एंट्री पॉइंट्स लेने की, वही ये भारतीय एयरटेल के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रह सकता है। एयरटेल मनी के बाद ये वो पहला नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे अगर उनको फाइनली गो अहेड मिल जाता है RBI की ओर से, और ये फर्स्ट मूव एडवांटेज होपफुली इनके हाथ डेफिनेटली लगता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही कंपनियों के लिए एक विन विन सिचुएशन जरूर है। बिल्कुल, शुक्रिया हर्षदा इस जानकारी के लिए। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। खास तौर पर कोल इंडिया पर भी अपडेट देंगे। आप देखते रहिए सिंधी की आवाज। लक्ष्मण, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरकार ने कोल इंडिया के ऑफर फॉर सेल के लिए 358 रुपीज प्रति शेयर पर कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद फ्लोर प्राइस का ऐलान कर दिया है। ये मौजूदा बंद भाव से करीब 5% डिस्काउंट पर है। सरकार की कोल इंडिया में 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। इसे सरकार 22,600 करोड़ रुपए जुटा सकती है। आज सरकार OFS में करीब 5% हिस्सेदारी पहले बेचेगी और इसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन भी है उनके पास। अगर उनको डिमांड मिलेगी तो वो 5% हिस्सेदारी आगे और बेचेंगे। ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी विनिवेश योजना होगी। रिटेल निवेशकों को सरकार दरअसल फ्लोर प्राइस से भी 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट देने वाली है। तो आज इस स्टॉक पर जरूर दबाव देखने को मिलेगा। खुलते ही कल हमने जरूर देखा था जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी एक्सपायरी के चलते, वो कुछ आप देखिए कवर होती हुई नजर आई। लेकिन कोल इंडिया के OFS के फ्लोर प्राइस को जानकार काफी अच्छा बता रहे हैं। रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को इस दाम पर जरूर निवेश करना चाहिए। आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव है और आज भी भाव मार्केट में टूटा ही था, उसके बावजूद भी जो है वो 4.5% का जो डिस्काउंट है, मैं समझता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। और पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या HNI इन्वेस्टर्स हैं जो इस स्टॉक को लेकर के 2-3 साल रखना चाहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव ये प्राइस है। क्योंकि ओवरऑल आउटलुक जो है कोल इंडिया का काफी अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट के जो प्लान्स है कोल इंडिया के लिए, मैं समझता हूँ करीब करीब अगले 4 से 5 साल में डबल प्रोडक्शन करने का प्लान है। तो उसके चलते ग्रोथ लगातार आती रहेगी और मेरे ख्याल से जो है वो थोड़ा बहुत प्राइस राइज भी जो है गवर्नमेंट कोल इंडिया में देगी।
उसके चलते रियलाइजेशन के साथ साथ जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे। चलिए, तो देखना होगा कोल इंडिया का आज शेयर किन स्तरों पर खुलता है। ओएफएस के लिए भी देखना होगा किस तरह की आज डिमांड देखने को मिलती है। तो सारा दिन हमारा फोकस रहेगा इस इंपॉर्टेंट स्टॉक पर। लेकिन और कौन से शेयर हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए? चलिए, आज आपको ये भी बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक महिंद्रा के नतीजे भी आने वाले हैं। इसके अलावा एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, डाबर, बर्जर पेंट और जीएनएफसी के नतीजों पर भी नजर रहेगी। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा और आशीष जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पूजा, आपसे जानना चाहेंगे आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज के नतीजे आ रहे हैं आज, क्या अपेक्षाएं? जी, आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल पिछले तिमाही में जिस तरह के नतीजे देखने को मिले थे वैसे ही नतीजे इस बार भी देखने को मिलेंगे। पिछले तिमाही मुनाफे में करीब 15% की बढ़त देखने को मिली थी। इस बार भी हमारा अनुमान है कि मुनाफे में उतनी ही बढ़त इस बार देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई की लोन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 14 से 17% की ईयर ऑन ईयर की बढ़त हमारा देखने का अनुमान है, जिसमें कि जो सहारा मिलेगा वो रिटेल लोन ग्रोथ की वजह से देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमारा अनुमान है कि 20% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ऑटो, पर्सनल और हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो में किस तरह का प्रदर्शन होता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा ऐसे क्वालिटी के नंबर्स की बात करें तो वो भी इस बार स्टेबल ही रहेंगे। ग्रॉस एमपीए करीब 3% के आसपास ही रहने का अनुमान है। यहाँ पर किसी तरह का कोई नेगेटिव कंसर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मार्जिन भी इस बार स्टेबल ही रहेंगे, करीब 3.4% के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें कि FY15 के लिए मैनेजमेंट गाइडेंस दी थी कि 3.3 से 3.4 के बीच का मार्जिन इस बार देखने को मिल सकता है। अदर इनकम के आंकड़े पर भी हमारी नजर रहेगी, जिसमें कि ट्रेजरी इनकम से काफी ज्यादा मदद मिलते हुए दिखाई देगी। लेकिन फी इनकम में थोड़ा बहुत कंसर्न इस बार देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक पोस्ट करेगी। स्टेबल सेट ऑफ नतीजे की एक्सपेक्टेशंस है आईसीआईसीआई बैंक से। लेकिन आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये बताइए एचसीएल टेक से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, एचसीएल टेक एक सितंबर एंडिंग कंपनी है, तो अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट से कंपनी घोषित करेगी। और ध्यान रखें, पहली बार हुआ था जब मिड क्वार्टर में आके इस कंपनी ने हाईलाइट किया था कि क्रॉस करेंसी के चलते शायद दबाव देखने को मिल सकता है 210 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। तो उसने मॉडरेट करने की कोशिश करी थी एक्सपेक्टेशंस को, खासतौर पे इसीलिए क्योंकि जिस तरह से पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हुए हैं, उसका इंपैक्ट था। और ध्यान रखिए, इस कंपनी के केस में तो नॉन यूएस रेवेन्यूज 43% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैसे ही म्यूटेड है। और इससे पहले वाले क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर में भी इस कंपनी ने, आपको याद होगा, डिसअपॉइंट करा था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 3.25% के आसपास होगी। क्रॉस करेंसी के इंपैक्ट के चलते एक्चुअल डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो है 1% के आसपास ये कंपनी शायद डिलीवर करे। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्टैगर्ड वे में कंपनी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रही, तो उसका इंपैक्ट होगा। और एसजीएनए इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि एसजीएनए में जो खर्च है वो शायद एक बार फिर से स्पाइक अप होता हुआ नजर आए, और इसीलिए शायद वहां पे मार्जिन कुछ प्रेशर में आएंगे। मुनाफा 5.5% के आसपास की कमजोरी। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, आईएमएस में ग्रोथ सब पहली तरह से देखना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे तगड़ी डील विंस हुई है, लेकिन उसका कन्वर्जन अब तक रेवेन्यूज में देखने को नहीं मिला है। टेक महिंद्रा के केस में तगड़े रिजल्ट्स इस कंपनी ने ऑफ लेट डिलीवर करना शुरू करें, और Q2 आपको याद होगा बेहद स्ट्रांग था इस कंपनी के लिहाज से। और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले शायद बेहतर देखने को मिले। Q3 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2.5% के आसपास होगी, रुपए में आय करीब 4.25% के आसपास बढ़ेगी। मार्जिन के केस में इंटरेस्टिंगली एक्सपेक्टेड है कि 45 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव होंगे। वो इसीलिए क्योंकि रुपए में जिस तरह की कमजोरी आई है डॉलर के मुकाबले, और कुछ हद तक प्रोडक्टिविटी गेन से कंपनी ईक आउट करने में सक्षम रह सकती है इस क्वार्टर में। इसीलिए एक्सपेक्टेड है मुनाफा भी करीब 11% सीक्वेंशली बढ़ेगा, यानी कि तिमाही दर तिमाही। हालांकि उसमें कुछ हद तक अन्य आय का कंपोनेंट होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरेक्स गेन इस कंपनी के इस बार बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऑफ लेट इस कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी करें, आपको याद होगा जनवरी में सॉफ्टजेन होल्डिंग्स का 100% स्टेक, दिसंबर में एलसीसी को एक्वायर करा था। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों इंजन फायर करते हुए शायद टेक महिंद्रा के केस में बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा किस तरह के नतीजे ये दोनों ही कंपनियां पेश करती हैं। सोनम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनम, बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर रखी जाए जो खबरों में है? शुरुआत आईडीएफसी से करते हैं, जिन्होंने कल मार्केट आज के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। ओवरऑल नंबर्स हमारे उम्मीद के मुताबिक ही है। प्रोविजंस में तिमाही गिरावट आई है, जो एक पॉजिटिव है, और एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, दबाव में है। जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही आया है। कंपनी के आय में 16% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में 16% की गिरावट आई है। स्टरलाइट के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 15% की गिरावट और टोटल इनकम में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो एल्यूमिनियम कारोबार और इंटरनेशनल जिंक से काफी मदद
मिली है इस बार कंपनी को। रिको ऑटो के काउंटर पर नजर, जहां पर कंपनी अपने 3 आर्म्स के इन्वेस्टमेंट्स को अपनी सब्सिडरी कंपनी रिको इन्वेस्टमेंट्स को बेच रही है। साथ ही अपने फेडरस बेस्ड ऑटो कंपोनेंट डिवीजन को 40 करोड़ में और नॉन फेडरस बेस्ड ऑटो कंपोनेंट डिवीजन को 5 करोड़ में बेच रही है अपनी सब्सिडरी रा ऑटोकॉम को। अब बात करते हैं कुछ फंड एक्शन की। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ कंपनी के करीब 24 लाख शेयर 78 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे। शुमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 2 लाख शेयर्स बेच दिए हैं 230 रुपए प्रति शेयर पर। वही जेपी मॉर्गन सिंगापुर ने कंपनी के 4 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। और आखिर में बात करते हैं मैन इंफ्रा की। राकेश झुंझुनवाला ने कंपनी के करीब 30 लाख शेयर 36 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे और मानसी पराग शाह ने कंपनी के करीब 30 लाख शेयर 36 रुपए प्रति शेयर पर बेचे, जो कि कंपनी की प्रमोटर। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ये सारे के सारे शेयर हमें बताने के लिए। अब जानते हैं कि कमोडिटी बाजार में किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल सकता है। हमने देखा 7 हफ्तों में सबसे खराब प्रदर्शन कल रुपए ने दिखाया। कल के सत्र में ही देखिए आप, रुपए में करीब 45 पैसे की कमजोरी देखने को मिली। 61.86 पर जाकर इसने क्लोज दिया। हालांकि इससे पहले अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही थी। कैसी रह सकती है आज रुपए की चाल, इस पर बात करते हैं। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ अनुज, गुड मॉर्निंग। कैसे एट्रीब्यूट करेंगे कल की गिरावट को? क्या मंथ एंड डॉलर डिमांड है या कोई और वजह थी कल रुपए को प्रेशर झेलना पड़ा? देखिए हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। कल जो हमने एक गिरावट देखी थी वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था उसके रोल ओवर्स नेक्स्ट डे देखने को मिले थे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पैक्ट है। साथ में डॉलर डिमांड भी, मंथ एंड डिमांड भी थी, इसकी वजह से हमने एक वीकनेस यहाँ पे देखने को मिली थी। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये डिमांड रहेगी ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट होती हुई दिखाई देगी। और क्योंकि अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो करीबन 62.10 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस लेवल पर आकर दोबारा से इंडियन रुपीज स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी सेलिंग की ही रहेगी अभी भी। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अगर और बाउंस लेता है करीबन 62.10 के आसपास तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 62.25 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है नीचे करीबन अगेन 61.70 तक देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल एक छोटा सा उछाल देखा गया। ये बताइए घरेलू बाजार में कच्चे तेल और सोने को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और आप किन कमोडिटीज में दाव लगा रहे हैं आज? देखिए हेमंत जी, हमने अगर क्रूड की चाल को देखें तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में कल तेजी थी, बट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं उतनी तेजी यहाँ देखने को नहीं मिली। और हम देखें तो ऊपर के लेवल से एक बिकवाली देखने को भी इवनिंग सेशन में देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि सलन राइज क्रूड में ही करना चाहिए। तो क्रूड में जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी सेलिंग की है, करीबन 2800 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट को देखें तो करीबन 2720-2700 तक देखने को, और अगर डॉलर वाइज देखें तो करीबन $43 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वहीं दूसरी और गोल्ड में भी हमने कल देखा कि काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला था। गोल्ड अपना जो वेरी मिड टर्म सपोर्ट था $1260 का, उसके नीचे अब ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी हो सकता है। तो गोल्ड में अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो सेलिंग की ही रहेगी। तो गोल्ड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करीबन 27,550 के आसपास बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 27,750 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है कॉमेक्स वाइज अगर देखें तो करीबन $1240 तक, और अगर एमसीएक्स वाइज देखें तो करीबन 27,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अनुज आपका इस रणनीति को हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि स्टॉक 2020 आपका फेवरेट शो आएगा। इस ब्रेक के बाद आशीष और संदीप लेकर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।